तो आज मैं आपको पाठ 3 सफर के साथी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे कम उम्र के बच्चे का वर्णन किया है जो अपनी बुद्धिमत्ता से एक यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। वह यात्री उससे बहुत प्रसन्न होता है और दोबारा उस स्थान पर जब पहुंचता है तब उस बालक के साथ ही आना पसंद करता है। चलिए देखिए कहानी हमें क्या बता रही है कि उस बालक ने कैसे उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाया, यानी एक यात्री को उसके सही रास्ते तक पहुंचाया। सर्दियों में प्रायः विदेशी स्वीडन की यात्रा नहीं करते क्योंकि वहां भयानक ठंड पड़ती है। यदि आप राजधानी स्कॉटहोम से उत्तर की ओर चलें तो मौसम अधिक से अधिक असहनीय होता जाता है। यानी ठंडियों का समय जो होता है प्रायः वहां विदेशी स्वीडन नहीं की यात्रा नहीं करते हैं क्योंकि वहां भयानक ठंड होती है। यदि आप राजधानी यानी उसकी राजधानी स्कॉटहोम से उत्तर की ओर जाते हैं तो मौसम अधिक से अधिक असहनीय हो जाता है, यानी इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वह सहन योग्य नहीं होती, सहने लायक नहीं होती है। लेकिन मैंने स्वीडन की यात्रा सर्दियों में ही की थी क्योंकि मुझे लैपलैंड जाना था जब पूरी धरती हिम की चादर से ढक जाती है तो रेडियर वाली स्लेज गाड़ियां बड़ी आसानी से उस सतह पर फिसलती चली जाती हैं। मैंने यात्रा शुरू की भयानक सर्दी में। दिन छोटे और अंधेरे थे। कई बार मन आया कि लौट जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ चला। लोग इस क्षेत्र में लकड़ी के घरों में रहते हैं क्योंकि ठंड में बाहर कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए अंदर कटाई बुनाई और उपकरणों की मरम्मत का ही काम चलता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि स्वीडन में उस समय सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लेखक है वह सर्दियों में स्वीडन की यात्रा करना चाहता है क्योंकि उसे वहां लैपलैंड जाना था। वह पूरी धरती को हिम के चादर से ढका हुआ देखना चाहता था, जहां पर रेडियर वाली जो स्लेज गाड़ियां होती हैं आसानी से जब धरती उस हिम पर मतलब धरती पर हिम की चादरें पड़ती है तो उसमें जो स्लेज गाड़ियां होती है बहुत आसानी से उस सतह पर फिसलती हैं। तो लेखक ने उस भयानक सर्दी में यात्रा शुरू की। दिन छोटे थे और रातें बहुत अंधेरी थी। कई बार लेखक का मन हुआ कि वह लौट जाए, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ चला। वहां के लोग जो थे वो लकड़ी के घरों में रहते थे क्योंकि ठंड में बाहर कुछ नहीं किया जा सकता था। अंदर ही वह कटाई बुनाई और उपकरणों की मरम्मत का काम करते थे। इस क्षेत्र में रेल व्यवस्था नहीं है, पर सरकार ने हर 10-20 मील के बाद घोड़ों को रखने की व्यवस्था की है। स्लेज गाड़ियां भी होती हैं, पर यात्री प्राय अपनी स्लेज गाड़ियां लेकर चलते हैं और उन्हें घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। घोड़े के साथ एक आदमी रहता है जो अगले केंद्र से घोड़े को वापस लेकर आता है। यानी जो बर्फीला क्षेत्र होता वहां रेल नहीं चल सकती, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए वहां हर 20 मील के बाद घोड़ों के रखने की व्यवस्था होती है और स्लेज गाड़ियां भी होती हैं। लेकिन जो भी यात्री जाते हैं अपनी खुद की स्लेज गाड़ियां लेकर जाते हैं और जो नहीं लेके जाते उन्हें किराए पर घोड़े मिलते हैं। घोड़ों के साथ एक आदमी मिलता है क्योंकि जहां आपको जाना रहता है आप वहां तक तो पहुंचे, तो वहां से घोड़ों को वापस लेकर उन्हें ही आना रहता है, इसलिए वो एक साथ में जाते हैं। मेरे पास छोटी सी स्लेज गाड़ी थी जिसे गर्म रखने के लिए अंदर घास फूस भरी थी और चारों तरफ से उस रेडियर की खालों से लपेटा हुआ था ताकि हवा से बचा जा सके। तापमान हर दिन गिरता जा रहा था जो 0 से 20 डिग्री नीचे तक जा पहुंचा। मैंने यात्रा शुरू की। घोड़ा केंद्रों से घोड़ा और साथ में एक आदमी किराए पर मिल जाता था। अक्सर ही घोड़े के साथ 12 से 14 वर्ष तक की उम्र के किशोर होते थे। कई बार मैं इन किशोरों का साहस देखकर हैरान रह जाता क्योंकि जाते समय मैं उन लड़कों के साथ रहता था, पर लौटते समय तो रात के अंधेरे और निर्जन इलाके में वे अक्सर निपट अकेले होते थे। दूर दूर तक बस्तियां नहीं थी।
यानी लेखक के पास एक स्लेज गाड़ी थी जिसे गर्म रखने के लिए घास फूस भी भरी थी और रेडियर की खालों से उसे लपेटा भी गया था, जिससे वह हवा से बच सके। तापमान और भी गिरता गया, शून्य से 20 डिग्री नीचे तक जा पहुंचा। लेकिन लेखक ने तब भी यात्रा शुरू की और घोड़ा केंद्रों से घोड़ा और साथ में एक आदमी किराए पर मिल जाता था। अक्सर ही मतलब जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो एक केंद्र से जहां से घोड़ा मिलता था उनके साथ एक आदमी भी मिलता था। ज्यादातर जो आदमी साथ में मिलते थे वो 12 से या 14 वर्ष के ही किशोर होते थे। तो लेखक ने यह कहा कि कई बार मैं इन किशोरों को देखकर हैरान रह जाता था, क्योंकि जाते समय उन लड़कों के साथ तो मैं रहता था, पर लौटते समय रात के अंधेरे और निर्जन, मतलब जहां कोई मनुष्य नहीं, ऐसा इलाका निपट अकेले होते थे, दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं होती थी। हाँ, तो एक दिन मौसम काफी खराब था। मैं एक घोड़ा केंद्र पर पहुंचा तो पता चला अभी घोड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि दो व्यापारी वहां मौजूद दोनों घोड़े किराए पर ले गए थे। पास के फार्म से एक घोड़ा मंगवाया गया, लेकिन उसमें काफी समय लग गया, अंधेरा हो गया था। घोड़े के साथ एक किशोर आया। पता चला उसका पिता नील मीटरसन अगले घोड़ा केंद्र पर मौजूद था। किशोर का नाम लार्स था, जो मुझे अगले केंद्र पर पहुंचाकर अपने पिता के साथ लौटने वाला था। यानी एक दिन मौसम काफी खराब था, मैं घोड़ा केंद्र पर, यानी जहां घोड़ा मिलता है उस जगह पे पहुंचा, यानी लेखक जो था, मैं नहीं। और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि कोई भी घोड़ा नहीं है। दो व्यापारी थे जो कि पहले से ही घोड़े को किराए पर ले चुके थे। उनके लिए फार्म से एक घोड़ा मंगवाया गया, दूसरा घोड़ा। उस घोड़े के आने में काफी समय लग गया और अंधेरा भी हो गया। घोड़े के साथ जो किशोर जाने वाला था, कुछ दूर चलने के पास उसका पिता वहां पर मौजूद था। किशोर को अपने पिताजी के ही साथ वहां से वापस आना था। मुझे देखकर लार्स मुस्कुराया। वह लाल गालों और नीली आंखों वाला स्वस्थ किशोर था। उसके केस सुनहरे थे, साथ में उसकी माँ भी थी। मैं सोच रहा था, एक माँ अपने किशोर बेटे को इतनी खतरनाक यात्रा पर कैसे भेज सकती थी। यानी मैंने देखा तो लार्स ने मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके लाल गाल, नीली आंखें, स्वस्थ काफी था, बाल सुनहरे थे, साथ में उसकी माँ भी थी। मैं यह सोचने लगा कि एक माँ अपने बेटे को इतनी खतरनाक यात्रा पर कैसे भेज सकती है। मेरा भाव समझकर लार्स की माँ ने कहा, देखने में लार्स छोटा, कम उम्र है, लेकिन यह तुम्हें सुरक्षित ले जाएगा। तुम अकेले यह यात्रा नहीं कर सकोगे। हम लोगों को भयानक ठंड और निर्जन इलाकों से डर नहीं लगता। यानी लेखक का भाव देखकर लार्स की माँ ने कहा कि देखने में यह छोटा है, कम उम्र का है, लेकिन तुमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। तुम अकेले यह यात्रा नहीं कर पाओगे। हम लोगों को तो इस ठंड और इस निर्जर इलाकों से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पर रहने की आदत हो गई है। मैंने देखा लार्स भेड़ की खाल से बना ओवरकोट पहने था, सर पर फर वाली टोपी थी, गले पर स्कार्फ बंधा था और हाथों में दास्ताने। वह यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। बस मेरा मन आशंकित था। हम गर्म कुटिया से बाहर निकले तो उड़ते हिमकण तीरों की तरह चेहरे पर चुभने लगे। हम दोनों फूस के बीच सट कर बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। सब तरफ गहरा अंधकार था, तेज हवा बह रही थी। मैंने देखा लार्स घोड़े से ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसकी बात समझ रहा हो। शायद यह अकेलेपन और डर दूर करने का अच्छा उपाय था। यानी मैंने देखा कि लार्स ने भेड़ की खाल से बना एक ओवरकोट पहन रखा है, सर पर फर की टोपी भी थी, गले में स्कार्फ था, हाथों में दास्ताने थे। मतलब वह यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन मेरा मन, यानी लेखक का मन, थोड़ा सा आशंकित था। जब वो लोग गर्म कुटिया से बाहर निकले तो जो हिमकण थे, इस तरह से लग रहे थे जैसे कि कोई तीर चला रहा हो चेहरे पर। पर दोनों, मतलब दोनों लोग फूस के बीच सटकर बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। सब तरफ गहरा अंधकार, यानी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, हवा भी तेज चल रही थी। लेखक ने देखा कि लार्स घोड़े से इस तरह बातें कर रहा हो जैसे वो उसको पहले से जानता हो, या फिर हो सकता है
वह अपने अकेलेपन और डर को दूर करने का एक आसान तरीका अपना रहा हो। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था। कभी स्लेज चढ़ाई तो कभी तेजी से ढलान पर उतरने लगती। मुझे लग रहा था कहीं स्लेज उलट ना जाए, पर लार्स निश्चिंत था। बीच-बीच में वह कोई धुन गुनगुना उठता था। इस बीच ठंड बढ़ती जा रही थी। लार्स ने घोड़े की रस्सी मुझे थमा दी और ठंड दूर करने के लिए हाथों को तेजी से हिलाने लगा। मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद उससे पूछता, कितनी दूर और लार्स का जवाब होता, बस कुछ दूर और। यानी रास्ता बहुत ही ऊबड़-खाबड़ था। कहीं स्लेज चढ़ाई काफ़ी ऊँची होती, कभी कहीं तेज़ी से ढलान आ जाता। कभी-कभी लेखक को यह लगता है कहीं स्लेज पलट ना जाए, पर लार्स जो था वो निश्चिंत था, चिंता रहित, उसे कोई चिंता नहीं थी। बीच-बीच में वह कोई धुन गुनगुनाता रहता था और इसी बीच ठंड भी बढ़ रही थी। लार्स कुछ दूर पर जो घोड़े की रस्सी होती थी, वह लेखक को थमा देता और ठंड दूर करने के लिए अपने हाथों को रगड़ने लगता था एक साथ। और लेखक थोड़ी-थोड़ी देर बाद उससे पूछता कि और कितनी दूर है और वह जवाब में क्या कहता? बस कुछ दूर और है। तभी मैंने पाया कि लार्स रह रहकर कभी दाएं तो कभी बाएं देख रहा है। मैंने पूछ लिया, लार्स क्या बात है? लेखक ने देखा कि लार्स रह रहकर कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है। लेखक से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछा कि लार्स ने कहा, अभी तक हमारी बाईं तरफ पहाड़ियों की श्रृंखला थी। अब उस तरफ से हवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। इसलिए उड़ती बर्फ के ढेर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। उनके बीच से निकलना एक समस्या है। ऐसे में यहाँ रहने वाले किसान बाहर आकर बर्फ के ढेरों को हटाने का काम करते हैं। इसमें वे अपने घोड़ों और बैलों की मदद लेते हैं। लार्स ने कहा, मतलब जब लेखक ने उससे प्रश्न किया तो लार्स ने बताया कि अभी तक तो हमारी बाईं तरफ पहाड़ियों की श्रृंखला थी, लेकिन अब उस तरफ से कोई हवा की रुकावट नहीं है। इसलिए उड़ती जो बर्फ के ढेर बहुत जल्दी इकट्ठे होने लगते हैं। उनके बीच से निकलना एक समस्या भी है। ऐसे में यहाँ जो किसान रहते हैं वो बाहर आकर बर्फ के ढेरों को हटाने का काम करते हैं। इसमें वे अपने घोड़ों और बैलों की मदद भी लेते हैं। हम थोड़ा ही आगे गए थे कि देखा घोड़ा ताजी हिम में धंसता जा रहा है। वह कुछ दूर तक हिम्मत से बढ़ता रहा, पर ज्यादा दूरी तय नहीं कर सका। आखिर थक कर एक जगह ठिठक गया। हम दोनों स्लेज में खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। मुझे पेड़ों का धुंधला आकार दिखाई दिया और कुछ नहीं। इसके बीच से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कुछ देर बाद घोड़े ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर रुक गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। यानी जब लेखक और लार्स जो था थोड़ा आगे बढ़े तो तुरंत की पड़ी हिम जो होती है, ताजी हिम में वह धंसता चला जा रहा था। कुछ दूर तक तो वह हिम्मत बनाया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। आखिरकार थक कर वहीं पर रुक गया। अब दोनों लोग स्लेज पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि पेड़ों का धुंधला आकार दिखाई दे रहा और आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस पेड़ धुंधला धुंधला दिख रहे हैं, हो गया। उनके बीच में रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कुछ देर बाद घोड़े ने फिर से बढ़ना शुरू किया, लेकिन वह फिर से थक गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, वो वहीं पर रुक गया। क्या हमें नीचे उतरकर सड़क के बारे में पता करना चाहिए? मैंने लार्स से पूछा, यानी लेखक ने लार्स से पूछा कि हमें नीचे उतरकर रास्ता करना चाहिए। कोई फायदा नहीं, हम भी हिम के ढेर में फंस जाएंगे, लार्स ने कहा और घोड़े को आगे बढ़ाया। घोड़ा स्लेज को हिम के ढेर से आगे ले गया, पर फिर रुक गया, क्योंकि यहाँ हिम बहुत नरम थी। हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं और लार्स स्लेज से नीचे कूद पड़े और रास्ता खोजने लगे, लेकिन मैं नरम हिम के अंदर धंसने लगा। पर जैसे जैसे हिम के फंदे से बाहर निकलकर स्लेज के अंदर लौट आया और लार्स को पुकारा। कुछ देर बाद वह भी स्लेज में लौट आया। यानी हम भी हिम के ढेर में फंस जाएंगे।
जब मैंने यह कहा कि हमें रास्ता ढूंढना चाहिए, यानी लेखक ने जब लार्स से कहा कि हमें भी नीचे उतरकर रास्ता ढूंढना चाहिए, तो लार्स ने यह कहा कि हमें कोई फायदा नहीं, हम भी इस हिम के ढेर में फंस जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो घोड़ा स्लेज को हिम के ढेर से आगे ले गया, फिर रुक गया क्योंकि वहां हिम बहुत ज्यादा नरम थी और हाँ, वे लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेखक और लार्स दोनों स्लेज से नीचे कूदे और रास्ता खोजने लगे, लेकिन जो हिम थी उसमें लेखक फंसने लगा। जैसे तैसे हिम के फंदे से वह बाहर निकलकर स्लेज के अंदर लौटा और लार्स को भी पुकारा। कुछ देर बाद लार्स भी आ गया। स्थिति अच्छी नहीं थी। लार्स ने कहा, अब आगे बढ़ना खतरनाक है, शायद हमें पूरी रात यहीं खुले में बितानी पड़ेगी। अरे बाप रे, तब तो हम जम ही जाएंगे, मैंने घबराए स्वर में कहा। ठंड अंदर तक घुसी जा रही थी, मुझे नींद आ रही थी, पर सोना खतरनाक था। मैं जानता था अगर हम सो गए तो जमकर मौत की गोद में समा जाएंगे। यानी स्थिति यह थी कि वहां से निकलना मुश्किल था। लार्स ने यह कहा कि अब हमें यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। मैं तो घबरा गया कि अगर हम लोग यहाँ रहे तो बर्फ की तरह जम जाएंगे, और यहाँ सोना भी खतरनाक है, अगर सो गए तो बर्फ हम पे गिरती जाएगी और हम जम जाएंगे और मौत के मुंह में समा जाएंगे। लार्स ने कहा, घबराइए मत, हम लोगों को ऐसे मौसम में डर नहीं लगता। मेरे पिता तो ऐसे ही अंधड़ में कई बार फंस चुके हैं, हमें उन्हीं का उपाय अपनाना होगा। यानी लार्स ने बताया कि हम लोग इस मौसम में नहीं डरते, मेरे पिताजी कई बार इस बर्फ में अंदर तक फंस चुके हैं, हमें उन्हीं के उपाय को अपनाना चाहिए। वह उपाय क्या है, मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा कि वह उपाय क्या है। सबसे पहले हमें घोड़े की चिंता करनी होगी। हम दोनों ने जैसे तैसे घोड़े को स्लेज से अलग किया, फिर एक पेड़ से बांधकर उसके सामने कुछ घास डाल दी। घोड़ा शांत भाव से घास खाने लगा। इस क्षेत्र के घोड़े भी इस तरह की भयानक ठंड के खूब अभ्यस्त होते हैं। यानी सबसे पहले उनको घोड़े की चिंता करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, घोड़े को जैसे तैसे स्लेज से बाहर निकाला और एक पेड़ में बांधकर उसके सामने कुछ घास डाल दी। घोड़ा भी शांत भाव से खाने लगा क्योंकि उसे भी वहां की ठंड, भयानक ठंड में रहने की आदत हो गई, काफी अभ्यास हो गया था। अब हमें अपनी रक्षा का प्रबंध करना था। लार्स ने घास फूस को स्लेज की तली में अच्छी तरह बिछा दिया, फिर उस पर रेडियर की खालें बिछा दी और उन्हें स्लेज के सब तरफ अच्छी तरह लपेट दिया। फिर मुझसे बोला, अब आप अपना फर कोट उतारकर नीचे बिछाइए और उसमें घुस जाइए। इस तरह आप ठंडी हवा और हिम की मार से बचे रहेंगे। यानी उस बच्चे ने क्या किया कि घास फूस को स्लेज की तली पर बिछाया और रेडियर की खालें भी बिछाई, जिसे स्लेज के हर तरफ लपेट भी दिया, और फिर मुझसे कहा कि अपनी कोट को उतारिए और उसी के वहां पर रखिए स्लेज पर और उसी के अंदर घुस जाइए, जिससे आप ठंडी हवा और हिम की मार से। मैंने उसके कहे अनुसार किया। कुछ देर बाद लार्स भी मेरे पास आ लेटा। स्लेज की सक्रिय जगह में हमारे शरीर एक दूसरे को गरमाई पहुंचा रहे थे। अब हमें ठंड नहीं लग रही थी, जल्दी ही मुझे नींद आ गई। फिर अचानक मेरी नींद टूट गई क्योंकि शरीर पर ठंडी हवा लग रही थी। मैंने पाया लार्स कोहनियों के बल उकड़ू लेटकर अंधेरे में देख रहा है। यानी लार्स ने जैसा कहा लेखक ने उसी तरह किया, और थोड़ी देर बाद लार्स भी आके लेखक के पास सो जाता है और दोनों एक साथ लेटे, इसलिए थोड़ा सा गर्मी का एहसास हुआ, जिससे कि लेखक को नींद आ गई। लेकिन अचानक से उसकी नींद टूटी क्योंकि ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी। तो उसने क्या देखा कि लार्स कोहनियों के बल बैठकर अंधेरे की तरफ देख रहा है। क्या बात है, मैंने पूछा, यानी लेखक ने लार्स से पूछा क्या बात है। लगता है सुबह के 6 बज गए हैं, आकाश भी साफ हो गया है, अब कुछ देर में हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। हमने जल्दी जल्दी कपड़े पहने
और फिर स्लेज से बाहर आकर घोड़े को उसमें जोत दिया। हम चलने को थे, तभी आवाजें सुनाई दी। हम आवाजों की दिशा में बढ़ चले। सामने से 12 घोड़े चौड़ी लकड़ी की फाल और खींचते चले आ रहे थे और हिम के ढेरों को समतल करने के साथ साथ हिम की परत को नीचे ठोकते भी जा रहे थे। इस तरह चिकनी सपाट और मजबूत हिम मार्ग बनता जा रहा था। वे हमारे पास से गुजरकर आगे चले गए। अब रास्ता साफ था, थोड़ा स्लेज में खींचता हुआ तेजी से बढ़ चला। समस्या हल हो गई थी। लगभग 1 घंटे बाद हम घोड़ा केंद्र पर जा पहुंचे। यानी सुबह के 6 बज गए थे, आकाश भी साफ हो गया था। अब यात्रा भी शुरू करने का समय हो गया था। सब लोगों ने, मतलब लेखक ने और लार्स ने, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और स्लेज से बाहर आकर घोड़े को उसमें जोत दिया। जब वो चलने के हुए तभी उनको आवाजें सुनाई दी। अब वो आवाजें जहां जिस दिशा से आ रही थी, उन्होंने उधर देखा तो क्या देखते हैं, सामने से 12 घोड़े चौड़ी लकड़ी की फाल को खींचते चले आ रहे थे और हिम के ढेरों को समतल करने के साथ साथ हिम की परत को भी नीचे ढकेल रहे थे, ठोक ठोक रहे थे। इस तरह चिकनी और सपाट मजबूत हिम मार्ग बनता जा रहा था। वे हमारे, यानी वे लेखक के पास से गुजर कर आगे चले गए। अब रास्ता भी साफ हो गया। घोड़ा स्लेज को खींचता हुआ तेजी से बढ़ने भी लगा। सारी समस्याएं हल हो गई। लगभग 1 घंटे बाद वे घोड़ा केंद्र तक जा पहुंचे। वहां लार्स के पिता वापसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। लार्स को देखकर वह प्रसन्न हो गए। उन्हें भला लार्स को वहां आने का कैसे पता हो सकता था। लार्स ने चलते समय कहा, शायद हम फिर मिलेंगे। हम दोनों दो विपरीत दिशाओं में चल दिए। कुछ सप्ताह बाद राजधानी की ओर लौटते हुए मैं फिर से उस घोड़ा केंद्र पर गया जहां मुझे लार्स मिला था। इस समय मौसम उतना ठंडा नहीं था। मैंने लार्स के बारे में पूछा तो उसके पिता बोले, इस बार मैं आपके साथ चलूंगा। यानी लार्स ने चलते समय कहा था कि शायद हम फिर मिलेंगे, और दोनों लोग विपरीत दिशाओं में गए। कुछ सप्ताह बाद जब राजधानी की ओर लौटते हुए लेखक फिर से घोड़ा केंद्र के पास गए और वहां लार्स के बारे में पूछा तो उस समय उतनी ठंडी भी नहीं थी। तो लार्स के पिता ने ये कहा कि इस बार मैं आपके साथ चलूंगा, पर मैं लार्स को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैंने हंसकर कहा, यानी लेखक ने हंसकर कहा। सुनकर लार्स के पिता ने बेटे को बुला दिया। बोले, लगता है आप दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई है। लार्स के पिता ने जब यह सुना कि लेखक ये कह रहे हैं कि मैं लार्स के ही साथ जाना चाहूंगा, तब वो बोले कि लगता है आप दोनों में गहरी मित्रता भी हो गई है। उनकी बात गलत नहीं थी। उसके बाद मैंने कई देशों की यात्राएं की, पर लार्स के साथ उस भयानक रात का अनुभव मैं कभी नहीं भूला। एक ऐसी यात्रा जो